एवरीवन, तो आज हम बात करने जा रहे हैं सेल पैथोलॉजी के एक बहुत ही बेसिक टॉपिक के बारे में, दैट इज सेल इंजरी। सो लेट्स स्टार्ट सेल इंजरी। सेल इंजरी, व्हाट इज द सेल इंजरी? देखिए, जैसे ही कोई स्ट्रेसफुल कंडीशन या फिर कह सकते हैं स्टिमुलस किसी भी सेल पर काम करना शुरू करता है या फिर कोई भी सेल स्ट्रेसफुल कंडीशन में आती है, तो सबसे पहले तो वो सेल उस स्ट्रेसफुल कंडीशन के अगेंस्ट अपने आप को अडैप्ट करने की कोशिश करती है, दैट इज नोन एज सेलुलर एडेप्टेशन। बट सेलुलर एडेप्टेशन की भी अपनी लिमिट होती है। एक लिमिट के बाद भी अगर स्टिमुलस परसिस्टेंटली उस सेल पर एक्ट कर रहा है, दैट इज क्रोनिक कंडीशन, तो ऐसी कंडीशन में सेल एक सीरीज ऑफ इवेंट में चली जाती है और उसमें सेल से बहुत सारे एसेंशियल एलिमेंट्स जो सेल को नॉर्मल फंक्शन करने के लिए एसेंशियल होते हैं वो गायब हो जाते हैं। सेल का एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं सेल इंजरी। ओके, तो अब अगला क्वेश्चन आता है कि सेल इंजरी के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, व्हाट कॉजेज सेल इंजरी। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कॉजेज ऑफ द सेल इंजरी के बारे में, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो सेल इंजरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके, सो कॉजेज, जो सबसे पहला कॉज है दैट इज हाइपोक्सिया, एंड हाइपोक्सिया इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द सेल इंजरी। यानी कि सेल को इंजर्ड करने के लिए जितने भी फैक्टर्स हैं उन सब में हाइपोक्सिया सबसे कॉमन है। तो हम हाइपोक्सिया के लिए लिख सकते हैं इट इज द मोस्ट कॉमन cause of cell injury, right? Hypoxia is the most common cause of the cell injury. क्या होता है हाइपोक्सिया में? What happens in the case of hypoxia? तो हाइपोक्सिक कंडीशन में किसी भी पर्टिकुलर टिश्यू में ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं हाइपोक्सिया। सो वी कैन राइट इन द केस ऑफ हाइपोक्सिया, डिक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई टू अ पर्टिकुलर टिश्यू इज नोन एज हाइपोक्सिया। जब किसी पर्टिकुलर टिश्यू में ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाती है तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं हाइपोक्सिया। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि हाइपोक्सिया के लिए जिम्मेदार कौन है, व्हाट कॉजेज द हाइपोक्सिया। तो दूसरा टर्म यहां पे आता है इस्कीमिया। इस्कीमिया कॉजेज हाइपोक्सिया। सो इस्कीमिया इज रिस्पांसिबल फॉर हाइपोक्सिया। इस्कीमिया में क्या होता है? हाइपोक्सिया में तो हमने समझ लिया ऑक्सीजन की कमी हो जाती है किसी भी टिश्यू में। इस्कीमिया में क्या होता है? देखिए, जब भी किसी टिश्यू में ब्लड की सप्लाई रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है, ब्लड की सप्लाई डिक्रीज कर जाती है, ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं इस्कीमिया। एथेरोस्क्लेरोसिस इज अ कॉमन कॉज। जब किसी टिश्यू में ब्लड की सप्लाई एथेरोस्क्लेरोसिस या फिर किसी और वजह से डिक्रीज कर जाती है, तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं इस्कीमिया। सो वी कैन राइट फॉर इस्कीमिया डिक्रीज blood supply, right? Decrease blood supply or restricted blood supply to a particular tissue is known as ischemia. अभी तक हमारे पास दो टर्म्स आ चुके हैं, ischemia and hypoxia. Hypoxia is the most common cause of the cell injury and ischemia causes hypoxia. Okay. अब दूसरा क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि हाइपोक्सिया और इस्कीमिया में ज्यादा सीवियर कॉज कौन है सेल इंजरी के लिए, राइट? तो देखते हैं। देखो, हाइपोक्सिया में क्या होता है? हाइपोक्सिया में ऑक्सीजन डिक्रीज करेगी, जबकि इस्कीमिया में क्या होता है? इस्कीमिया में ब्लड सप्लाई डिक्रीज कर रही है, और जो ब्लड सप्लाई डिक्रीज कर रही है तो ऑटोमेटिकली न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई डिक्रीज करेगी और ब्लड की भी सप्लाई डिक्रीज करेगी, बिकॉज ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज द सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स एज वेल एज ऑक्सीजन। तो जब ब्लड की सप्लाई रिस्ट्रिक्ट हो रही है, ब्लड की सप्लाई डिक्रीज कर रही है, तो न्यूट्रिएंट्स की भी सप्लाई डिक्रीज कर जाएगी और ऑक्सीजन की भी सप्लाई डिक्रीज कर जाएगी। सो इन द केस ऑफ इस्कीमिया, न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई क्या करेगी? डिक्रीज, और ऑक्सीजन की भी सप्लाई क्या करेगी? डिक्रीज। सो इट इज क्लियर दैट इस्कीमिया इज अ मोर सीवियर कॉज ऑफ सेल इंजरी इन कंपैरिजन टू हाइपोक्सिया। सो इस्कीमिया इज मोर सीवियर कॉज, राइट? इज दिस स्टोरी ओके? अब हम बात करते हैं सेंसिटिविटी टू हाइपोक्सिया, यानी कि हमारे बॉडी में जो भी सेल्स होती हैं उनमें कौन सी सेल्स हाइपोक्सिया के लिए ज्यादा सेंसिटिव होती हैं और कौन सी सेल्स हाइपोक्सिया के लिए कम सेंसिटिव होती हैं। ओके, सो सेंसिटिविटी टू हाइपोक्सिया, सेंसिटिविटी टू हाइपोक्सिया, right? So we can write here that neurons
neurons are most sensitive to hypoxia. Neurons are the most sensitive for hypoxia. हाइपोक्सिक कंडीशन में न्यूरॉन्स के इंजर्ड होने के चांसेस सबसे ज्यादा रहते हैं. ओके, सो सेकंड इज स्केलेटल मसल्स. स्केलेटल मसल्स आर लीस्ट सेंसिटिव to hypoxia. So neurons are the most sensitive to hypoxia and skeletal muscles are least sensitive to hypoxia. यानी कि हाइपोक्सिक कंडीशन में स्केलेटल मसल्स के इंजर्ड होने के चांसेस सबसे कम रहते हैं. या फिर हम ये कह सकते हैं कि स्केलेटल मसल्स हाइपोक्सिक कंडीशन में ज्यादा समय तक सर्वाइव कर सकते हैं. राइट? ओके, अब हम बात करेंगे सेलुलर एडेप्टेशन के बारे में. लेकिन सेलुलर एडेप्टेशन के बारे में बात करने से पहले हम थोड़ी सी बात करेंगे स्टिमुलस के नेचर के बारे में. क्योंकि कोई भी सेल एडेप्टेशन की कंडीशन में जाएगी, वो सेल अडेप्ट करेगी या फिर उस सेल में इंजरी होगी, और इंजरी भी होगी तो रिवर्सिबल इंजरी होगी या फिर इरिवर्सिबल इंजरी होगी. ये सारी बातें डिपेंड करेंगी स्टिमुलस के नेचर के ऊपर. थोड़ी सी बात करते हैं स्टिमुलस के बारे में. ओके, तो अब हम बात करते हैं थोड़ा स्टिमुलस के बारे में. ओके, so let's talk about स्टिमुलस. मान लेते हैं कि जो स्टिमुलस का नेचर है वो नॉन लीथल है. ओके, तो पहली कंडीशन में मान लेते हैं स्टिमुलस कैसा है, नॉन लीथल है. ओके, नॉन लीथल, या फिर हम कह सकते हैं कि स्मॉल स्टिमुलस है, बहुत इनसिग्निफिकेंट स्टिमुलस है, बहुत छोटे टाइम इंटरवल के लिए काम कर रहा है. तो हम इसके लिए लिख सकते हैं स्मॉल stimulus. So what will happen in the case of non-lethal or small stimulus? ऐसी कंडीशन में सेल अपने आप को अडेप्ट करने की कोशिश करेगी, सेल अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करेगी, ना कि किसी प्रकार के इंजरी में जाएगी. सेल में ऐसी कंडीशन में सेल में किसी प्रकार की इंजरी नहीं होगी, बल्कि सेल इस नॉन-लीथल स्टिमुलस के अगेंस्ट अपने आप को अडेप्ट करने की कोशिश करेगी. हमारे लाइफ में भी कई बार ऐसा होता है कि कंडीशन एडवर्स हो जाती है, फेवरेबल कंडीशन नहीं होती है. ऐसी कंडीशन में हम उस एडवर्स सिचुएशन के अगेंस्ट अपने आप को अडेप्ट करने की, एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं. सेम कंडीशन यहां पर है. इस नॉन लीथल स्टिमुलस के अगेंस्ट सेल विल ट्राई टू अडेप्ट बाय 4 डिफरेंट प्रोसेसेस. फर्स्ट इज हाइपरट्रॉफी. सेकंड इज हाइपरप्लेजिया. थर्ड इज atrophy, and the fourth and most important, metaplasia. So these are the 4 different processes by cell will try to adapt against this non-lethal stimuli, right? Okay, अब हम बात करते हैं दूसरी कंडीशन की. दूसरी कंडीशन में मान लेते हैं जो स्टिमुलस का नेचर है, मैंने पहले ही बताया था कि सेल में इंजरी होगी या सेल में एडेप्टेशन होगा, वो डिपेंड करेगा स्टिमुलस के नेचर के ऊपर. मान लेते हैं इस कंडीशन में स्टिमुलस कैसा है, लीथल है. कैसा है? लीथल स्टिमुलस. लेकिन ये जो लीथल स्टिमुलस है ये बहुत लॉन्ग टाइम के लिए किसी सेल पर एक्ट नहीं कर रहा है, बहुत स्मॉल टाइम के लिए एक्ट कर रहा है. सो इसके लिए हम कह सकते हैं दिस इज ट्रांजिएंट lethal stimulus. This is the condition of transient lethal stimulus. यानी कि स्टिमुलस तो लीथल है लेकिन बहुत ही स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए काम कर रहा है. तो ऐसी कंडीशन में सेल में इंजरी होगी लेकिन रिवर्सिबल इंजरी होगी. सो दिस इज द केस ऑफ रिवर्सिबल इंजरी. और जैसे ही ये इंजूरियस स्टिमुलस रिमूव होगा वैसे ही सेल अपनी नॉर्मल कंडीशन में लौट जाएगी. सो वी कैन राइट हियर दैट ऑन removal of stimulus, cell will return back to normal condition. So on removal of the stimulus, cell will return back to normal condition. Okay. अब हम बात करते हैं थर्ड कंडीशन की, that is again lethal stimulus. लेकिन ये जो लीथल स्टिमुलस है ये परसिस्टेंट है, क्रोनिक कंडीशन है.
लॉन्ग टाइम इंटरवल के लिए ये लीथल स्टिमुलस किसी भी सेल पर एक्ट कर रहा है. सो दिस इज द केस ऑफ persisting lethal stimulus, and this was the transient lethal stimulus. Transient के केस में reversible injury and persistent lethal stimulus के केस में irreversible injury in the case of persisting lethal stimulus. Okay, अब दूसरा क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि जो सेल इरिवर्सिबली इंजर्ड हो गई है, अभी वो सेल नॉर्मल तो अपनी नॉर्मल कंडीशन में तो लौट नहीं सकती, तो इस सेल का भविष्य क्या होगा? व्हाट विल बी द फेट ऑफ इरिवर्सिबली इंजर्ड सेल? जो सेल इरिवर्सिबल इंजरी में चली गई है उसका भविष्य क्या होगा? So this cell will ultimately die. This cell will enter in the process of death. So we can write here cell death. और ये सेलुलर डेथ है, सेल डेथ है, वो भी 4 डिफरेंट मेथड्स के द्वारा हो सकता है. So first is necrosis, second apoptosis, third is necroptosis, and fourth is pyroptosis. These are the 4 different processes of cell death. जैसे यहाँ पर हमने बात किया था hypertrophy, hyperplasia, atrophy, metaplasia. These are the 4 different processes of the adaptation, and these are the 4 different processes of cell death. Okay? तो एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं. स्टिमुलस का नेचर अगर नॉन लीथल है तो नॉन लीथल या फिर स्मॉल स्टिमुलस के केस में सेल में अडैप्टेशन होगा, किसी टाइप की इंजरी नहीं होगी. सेल विल सिंपली ट्राई टू अडैप्ट अगेंस्ट दिस स्मॉल स्टिमुलस. और ये जो अडैप्टेशन का प्रोसेस है, ये 4 डिफरेंट प्रोसेसेस हो सकते हैं. हाइपरट्रॉफी कंडीशन में सेल जा सकती है, हाइपरप्लेसिक कंडीशन हो सकती है. सो हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लेसिया, एट्रोफी एंड मेटाप्लेसिया. ओके, लीथल स्टिमुलस अगर ट्रांजिएंट है, स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए लीथल स्टिमुलस काम कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में रिवर्सिबल इंजरी होगी. और ऑन रिमूवल ऑफ दिस ट्रांजिएंट लीथल स्टिमुलस, दिस सेल विल रिटर्न बैक टू द नॉर्मल कंडीशन. लेकिन वही लीथल स्टिमुलस परसिस्टेंट है, लॉन्ग लास्टिंग है, क्रोनिक कंडीशन है, तो ऐसी कंडीशन में सेल में इरिवर्सिबल इंजरी होगी. और जब इरिवर्सिबल सेल इंजरी होगी तो सेल अपनी नॉर्मल कंडीशन में नहीं लौट पाएगी और इस सेल की डेथ होगी. सो सेलुलर डेथ विल हैपन, एंड बाय सेल डेथ विल टेक प्लेस बाय नेक्रोसिस, एपोप्टोसिस, नेक्रोप्टोसिस एंड पैरोप्टोसिस. दीज आर द 4 डिफरेंट मेथड्स ऑफ सेल डेथ. अब हम सेलुलर एडेप्टेशन के बारे में, हाइपरट्रॉफी के बारे में, हाइपरप्लेसिया के बारे में, एट्रोफी और मेटाप्लेसिया, इन चारों के बारे में डिटेल में बात करेंगे.